हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कर्मक स्वाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको द मिस्ट्री ऑफ सिल्वर बुलेट्स का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगली सुबह सुबह से ही बारिश हो रही थी। मौसम ख़राब हो गया था। जेम्स अपने घर पर ही बैठा हुआ था। जेकब भी घर पर ही था। जेम्स अभी भी सोच रहा था कि आखिर उसके चाचा और उसके दोस्त के साथ आखिर क्या हुआ होगा। जेम्स अपने मन में सोच रहा था, अब उसे जेकब से आड़े हाथों बात करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि अब वो जेकब से थोड़ी कड़ाई से बात करेगा और उससे पूछताछ करके पता लगाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। और उसने उसी वक्त जेकब को आवाज़ दी, जेकब। जेकब फ़ौरन सीढ़ियों से नीचे आया। वो ऊपर साफ़ सफाई का काम कर रहा था और उसने नीचे आकर जेम्स से पूछा, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे तुमसे बस पूछना था कि आखिर तुमने तुमने ओलिवर के अंकल को कहाँ कहाँ दफनाया था? ऐसा पूछने का कोई ख़ास मकसद? बस तुम मुझे बताओ, मुझे उनके कब्र पर फूल चढ़ाने जाना है। ठीक है। अब मैंने उन्हें जंगल से आने जाने वाले रास्ते पर ही दफना दिया था। उस रास्ते का ज़्यादातर लोग अब इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो रास्ता बंद हो चुका है और अब वहाँ कब्रिस्तान बन गया है। मेरे अलावा और भी कई लोग हैं जो वहाँ अपने रिश्तेदारों को दफन करने जाते हैं। ओलिवर ने उसकी बात सुनी और उससे ये बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने ओलिवर के अंकल को सामान्य कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफनाया। उसने उसे उस जंगल की कब्रिस्तान में ही क्यों दफनाया। और उसी वक्त उस बारिश में ही जेम्स घर से बाहर निकल आया। उसने हाथ में एक छतरी ले रखी थी और वो फ़ौरन लोगों से रास्ता पूछते हुए आखिर जंगल के रास्ते तक पहुंच ही गया। क्योंकि वो उस जगह पर नया था, इसलिए उसे यहाँ के रास्तों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वो जंगल के रास्ते पर पहुंचा और उसने चारों तरफ देखा। यहाँ सच में कुछ कब्रें थीं जिन पर उनके नाम लिखे हुए थे और उन्हीं में उसे अलग थलग एक किनारे पड़ी हुई कब्र नज़र आई, जिसके चारों तरफ अभी भी मिट्टी नरम थी और उसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि उसे उस कब्र को यहाँ बने हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। जेम्स फ़ौरन उस कब्र के पास गया और उसने फ़ौरन उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ा और नाम पढ़ते ही वो समझ गया कि ये कब्र और किसी की नहीं बल्कि ओलिवर के अंकल की ही है। उसने फ़ौरन अपने हाथ में लिए हुए फूल वहाँ पर रखे। बारिश अभी भी हो रही थी। जेम्स अभी भी ओलिवर और उसके अंकल के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो चाहता था कि ओलिवर के अंकल को शांति मिले और ओलिवर जल्दी मिल जाए। वो अपने दोस्त ओलिवर के लिए बहुत परेशान था। जेम्स ने उसी वक्त अपने दिमाग में एक योजना बना ली। उसने फ़ौरन गांव की तरफ रुख किया। उसे पता था कि गांव में उसे कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो उसके काम में उसकी मदद करेंगे। वो असल में ओलिवर के अंकल की कब्र को खोद कर देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसे कम से कम अंकल की मौत की वजह का तो पता चले, जो ना ओलिवर को पता चला और ना ही उसे किसी ने बताया। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो खुद ब खुद गायब हो गया। जेम्स फ़ौरन गांव की तरफ गया और गांव जाने पर उसे बड़ी मुश्किल हुई कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने में जो कब्र को खोदने में उसकी मदद करते। पर आखिरकार ज़्यादा पैसे देने पर कुछ लोग उसके काम के लिए राज़ी हो गए और उसके बाद उन्हें वहाँ तक आते आते काफ़ी वक्त हो गया। दोपहर के 3 बज गए और उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले कब्र तोड़ी गई और उसके बाद ज़मीन खोदी गई और ये सब काम होने में शाम हो आई। बारिश अभी भी हो रही थी, पर अब बूंदें छोटी मोटी ही थीं और बादल गरज रहे थे। मौसम में ठंडक घुल आई थी। जेम्स के हाथ भी ठंडे हो रहे थे, पर उसके लाए हुए कारीगर अपना काम कर रहे थे। वो ज़मीन को खोद रहे थे और काफ़ी देर मेहनत के बाद आखिरकार
उनमें से किसी एक की कुदाली किसी सख्त चीज़ से टकराई और उसके बाद वो समझ गए कि अब उन्हें उन्हें वो चीज़ मिलने वाली है जिसकी उन्हें तलाश थी। वो कॉफ़िन तक पहुंच गए थे और फिर उन्होंने हल्के हाथों से मिट्टी को कुरेदना शुरू किया और कुछ ही देर बाद कॉफ़िन का ढक्कन उनके सामने था। उन सभी ने मिलकर जोर लगाकर कॉफ़िन को ज़मीन से बाहर खींचा और उसे ऊपर की ओर रखा। और उसके बाद वो मौका आया जिसके बारे में सोचकर ही जेम्स काफ़ी घबरा रहा था। उसे डर लग रहा था उसके अंकल का चेहरा देखने में भी। बारिश अभी भी हो रही थी। जेम्स अभी भी ओलिवर और उसके अंकल के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो चाहता था कि ओलिवर के अंकल को शांति मिले और ओलिवर जल्दी मिल जाए। वो अपने दोस्त ओलिवर के लिए बहुत परेशान था। जेम्स ने उसी वक्त अपने दिमाग में एक योजना बना ली। उसने फौरन गांव की तरफ रुख किया। उसे पता था कि गांव में उसे कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो उसके काम में उसकी मदद करेंगे। वो असल में ओलिवर के अंकल की कब्र को खोद कर देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसे कम से कम अंकल की मौत की वजह का तो पता चले, जो ना ओलिवर को पता चला और ना ही उसे किसी ने बताया। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो खुद ब खुद गायब हो गया। जेम्स फौरन गांव की तरफ गया और गांव जाने पर उसे बड़ी मुश्किल हुई कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने में जो कब्र को खोदने में उसकी मदद करते। पर आखिरकार ज़्यादा पैसे देने पर कुछ लोग उसके काम के लिए राज़ी हो गए और उसके बाद उन्हें वहाँ तक आते आते काफ़ी वक्त हो गया। दोपहर के 3 बज गए और उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले कब्र तोड़ी गई और उसके बाद ज़मीन खोदी गई और ये सब काम होने में शाम हो आई। बारिश अभी भी हो रही थी पर अब बूंदें छोटी मोटी ही थीं और बादल गरज रहे थे। मौसम में ठंडक घुल आई थी। जेम्स के हाथ भी ठंडे हो रहे थे पर उसके लाए हुए कारीगर अपना काम कर रहे थे। वो ज़मीन को खोद रहे थे और काफ़ी देर मेहनत के बाद आखिरकार उनमें से किसी एक की कुदाली किसी सख्त चीज़ से टकराई और उसके बाद वो समझ गए कि अब उन्हें वो चीज़ मिलने वाली है जिसकी उन्हें तलाश थी। वो कॉफ़िन तक पहुंच गए थे और फिर उन्होंने हल्के हाथों से मिट्टी को कुरेदना शुरू किया और कुछ ही देर बाद कॉफ़िन का ढक्कन उनके सामने था। उन सभी ने मिलकर जोर लगाकर कॉफ़िन को ज़मीन से बाहर खींचा और उसे ऊपर की ओर रखा। और उसके बाद वो मौका आया जिसके बारे में सोचकर ही जेम्स काफ़ी घबरा रहा था। उसे डर लग रहा था उसके अंकल का चेहरा देखने में भी। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर उन लोगों ने कॉफ़िन का ढक्कन उठा ही दिया और कॉफ़िन का ढक्कन उठते ही एक बहुत ज़ोर का दुर्गंध का भभका सा उठा और उसके बाद जेम्स को दिखाई दिया वो विकृत चेहरा जिसे देखने से वो इतनी देर से कतरा रहा था। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। उसे देखते ही एक बार को जेम्स ने अपना चेहरा पीछे की तरफ मोड़ दिया। बदबू का भभका बहुत ज़ोर का था और जेम्स को उबकाई सी आ गई। पर फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उसने आगे बढ़कर उस लाश को देखने का फ़ैसला लिया। वो लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। आखिर इस वाक़े को हुए काफ़ी वक्त भी हो चुका था। 2 महीने में इसका सड़ जाना कोई नई या अनोखी बात नहीं थी। जेम्स ने फ़ौरन वापस कॉफ़िन का ढक्कन बंद करने का इशारा किया। उससे इस हालत में लाश को देखकर कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उसे क्या हुआ होगा। उसने फ़ौरन मज़दूरों से पूछा, क्या यहाँ किसी ऐसे को जानते हो जो मुझे बता सके, इस लाश की जांच कर सके? मैं बस जानना चाहता हूँ कि इन्हें क्या हुआ था। आपको नहीं पता कि इन्हें क्या हुआ था? ये आपके अंकल हैं, आपको इतना तो पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे आने से पहले ही इनका क्रियाक्रम कर दिया गया था। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ शहर के कई डॉक्टर हैं जो यहाँ काम करते हैं, पर उनमें से कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। यहाँ कबीलाई लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर से आए हैं, पर उन्हें देख के आप पहचान नहीं सकते कि वो शहर से हैं या गांव से। हाँ, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें
पैसों का लालच दीजिए, क्योंकि उन्हें पैसों का बहुत लालच है, और उसके बाद वो आपके लिए मरने को भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम क्लेवर है। क्लेवर? हाँ, वो शहर से आया है। अच्छा ठीक है, मुझे उसका पता बताओ। उसका कोई पता नहीं है हमारे पास, वो भटकता रहता है, कोई एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। अगर आप कबीलाई लोगों से उसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बता देंगे, क्योंकि वो कबीलाई लोगों का मसीहा जैसा है। वो उनका इलाज करता है, वो भी मुफ्त में। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और अगर कबीलाई लोगों से मिलना है तो आपको चीड़ के जंगलों के पार उस पहाड़ी पर जाना होगा। वहीं पर उन लोगों का बसेरा है, वो लोग वहीं रहते हैं और रात के वक्त कभी कभार जंगल में आ जाते हैं शिकार के लिए, और कभी कभी यूँ ही घूमने फिरने। रात के वक्त जंगल का नज़ारा अलग ही होता है, वो सब शुरू होने से पहले। क्या शुरू होने से पहले तक? एक रो, तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रहे हो? अचानक ही जेम्स को अपने पीछे से आवाज़ आई। उन्हीं 4 मजदूरों में से एक ने ये कहा था। जेम्स ने अपने पीछे मुड़कर देखा। वो एक अधेड़ उम्र मजदूर था जो ये कह रहा था। क्या है? ऐसा क्या है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर जंगल में रात के वक्त ऐसी खौफनाक आवाज़ें क्यों आती हैं? आखिर क्या है वहाँ? ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी तबाही मचाता है? अगर अगर तुम्हें जानना है तो तुम खुद जंगल जाकर देख लो और लोगों से पूछ लो। आखिर तुम कबीलाई लोगों से तो मिलने ही वाले हो। बस उससे पहले हमें हमारी कीमत देते जाओ, समझे? ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। जेम्स ने इतना कहा और वो सारे मजदूर पैसे लेके फौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गए। जेम्स अब भी सोच रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। हालांकि रात होने वाली थी, पर फिर भी जेम्स को अब इस गुत्थी को सुलझाने में और ज़्यादा रुचि हो गई थी। वो फ़ौरन इस बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके अंकल के साथ क्या हुआ, ताकि वो जान सके कि ओलिवर कहाँ है और उसे ढूंढ सके। जेम्स फ़ौरन उन मज़दूरों के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। अंधेरा हो गया था, जंगल घना होता जा रहा था। चीड़ के जंगल में जहाँ तहाँ कीचड़ के गड्ढे बन गए थे और ऊपर से पेड़ों की भीगी हुई पत्तियों से बूंदें रह रह कर टपक रही थी, जो बार बार जेम्स के छाते पर गिर रही थी। जेम्स आगे बढ़ता जा रहा था। उसे कभी भी ऐसे जंगली दुर्गम रास्तों पर चलने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। उससे सच्चाई जाननी थी। वो आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल का रास्ता बहुत खौफनाक था और उसके अकेले पार करने के लिए तो बहुत ज़्यादा। जंगल में रह रह कर अचानक ऐसे खौफनाक जीवों की आवाज़ गूंज उठती थी जिसे सुनते ही जेम्स के रोंगटे खड़े हो जाते थे और एक बार को उसका विश्वास ढीला पड़ जाता था और वो सोचता था कि उसे वापस घर जाना चाहिए। पर फिर उसे अपने दोस्त का चेहरा याद आ जाता था और उसी से उसका विश्वास फिर से पक्का हो जाता था और उसे आगे बढ़ने की ताकत मिलती थी। एक बार फिर से बादलों ने गरजना शुरू कर दिया था। मौसम ख़राब होने लग गया था। जेम्स अभी भी आगे बढ़ रहा था और जंगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगा और जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे अपने पीछे फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी और उसने फिर से पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, पर उसे वहाँ फिर से कोई नज़र नहीं आया। पर फिर धीरे धीरे जेम्स ने उस पर गौर देना बंद कर दिया। उसे ऐसा लगा कि रात के वक्त जंगल में ये उसका पहला एक्सपीरियंस है और उसे ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि उसे भ्रम हो रहा हो। रात के वक्त जंगल में ज़मीन पर सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और ऊपर से आसमान से टपकती बारिश की बूंदें और बिजली के गरज रह रहकर अजीब वातावरण बना रही थी, जिससे जेम्स थोड़ा डर रहा था और इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके डर ने ही उसके लिए भ्रम पैदा कर दिया है। और ऐसा सोच के वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लग गया। आज आसमान में बुरी तरह बादल छाए हुए थे। चांदनी रोशनी का नाम तक नहीं था।
पूरा जंगल अंधेरे से घिरा हुआ था। जेम्स ने अपने हाथ में बस एक पुरानी सी टॉर्च ले रखी थी और यही चीज़ भी वो अपने साथ शहर से ही लाया था। वो आगे बढ़ता जा रहा था और फिर धीरे धीरे उसे बस्ती नज़र आने लग गई और वो तेज़ कदमों से चलता हुआ बस्ती के करीब पहुंच गया और फिर वो आखिरकार बस्ती के अंदर घुस गया। बस्ती के अंदर जाने पर उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसे लगा कि अब वो जंगली जानवरों से तो सेफ रहेगा। वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने के थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से एक लंबा चौड़ा इंसान बाहर आया। उसका चेहरा सांवला था और उसने जेम्स से बहुत ही रूखे स्वर में पूछा, क्या है, किससे मिलना है तुम्हें? अब मैं यहाँ शहर से आया हूँ, तो मुझे क्लेवर से मिलना है। क्या आप जानते हो उसे? क्लेवर? क्यों? क्या तुम्हारे पास शहर से आए हुए महंगे डॉक्टरों की कमी हो गई है जो तुम्हें क्लेवर से मिलना है? वो हमारे लिए काम करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक ऐसा काम है मेरे पास जो सिर्फ वही कर सकता है। अगर आप उसे जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए वो कहाँ है। यहाँ हर काम की कीमत लगती है और वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम उसी हवेली से आए हो ना? मैंने सही कहा ना? हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। ठीक है, मुझे मेरे काम की मत चाहिए और मैं तुम्हें क्लेवर तक पहुँचा दूँगा। जेम्स ने मन ही मन सोचा, इस गांव के लोग कितने लालची हैं। और जेम्स ने फ़ौरन उसके हाथ में कुछ पैसे दिए, जिसके बाद उस इंसान ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और जेम्स उसके पीछे पीछे चलता हुआ कुछ गलियों से मुड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसे वहाँ पर एक पुराना सा घर नज़र आया जहाँ कई लोग बैठे हुए थे और वो सभी मर्द ही थे। वो सब बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे और बीच में उन्होंने एक आग जला रखी थी और उसके ऊपर पत्तियों से बनी हुई छत डाल रखी थी। वो सभी बात कर रहे थे और तभी वहाँ आकर जेम्स ने तेज़ आवाज़ में पूछा, आप में से क्लेवर कौन है? और उसकी इस आवाज़ से उन सभी ने बातचीत करना बंद करके एक अजीब सी नज़र से जेम्स की तरफ देखा। फिर उनमें से एक इंसान जिसने चेहरे पर चश्मा पहन रखा था, वो बाकी सबसे थोड़ा अलग दिख रहा था और उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, घनी दाढ़ी। वो उठा और उसने कहा, मैं हूँ क्लेवर, आपको मुझसे कोई काम है? मेरे पास एक ऐसा काम है जो शायद आप ही कर सकते हैं। मुझे कुछ मज़दूरों ने आपके बारे में बताया। मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है और आपके काम के जो पैसे कहेंगे मैं आपको चुकाने को तैयार हूँ। पहले मुझे काम का पता चले और उसके बाद ही मैं बताऊँगा कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है। मौसम जिस तरह से बदला था उसी तरह से वापस बदल गया था। एक बार फिर से आसमान धीरे धीरे साफ होने लग गया था। बारिश रुक गई थी और चांद नज़र आने लग गया था। और जेम्स और क्लेवर आपस में बात कर ही रहे थे, तभी जंगल में एक भयानक सी गुर्राहट गूंजी और उस आवाज़ को सुनते ही अचानक से पता नहीं क्यों उस बस्ती में जैसे भगदड़ सी मच गई और लोग भागते हुए अपने घरों में घुसने लग गए। वहाँ पर इकट्ठे हुए सभी मर्द वापस अपने घरों को भागने लग गए। अचानक ही वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल गया। जितनी शांति वहाँ जेम्स के आने के पहले थी, इस वक्त वहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा शोरगुल था। लोग भाग भाग कर अपने घरों के अंदर जा रहे थे। जेम्स को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ। आखिर जंगल में ऐसा कौन सा भयानक जीव है जिससे बस्ती के लोग इतना खौफ खाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।